हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर कालीन शासन जो व्यवस्था थी उसके बारे में आज हम सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुषाण वंश के बारे में सीख लिया था, कनिष्क के बारे में जाने थे। आज हम सीखेंगे जो मौर्योत्तर काल की जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी उसके बारे में आज हम सीखेंगे। देखो, प्रशासन कैसा था मौर्योत्तर काल में। इस काल में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण के लिए राजतंत्र एवं दैवीय तत्वों को समाविष्ट करने की प्रवृत्ति अपनाई गई। देखो, इस काल में क्या हुआ, जो विकेंद्रीकरण जो अलग अलग करने की प्रवृत्तियां थी उनको नियंत्रण करके क्या किया, समाविष्ट करने की प्रवृत्ति अपनाई गई। समाविष्ट का मतलब जोड़ने की, एक दूसरे से जोड़ने की समाविष्टि अपनाई गई। इसलिए राजाओं ने देवपुत्र की उपाधि धारण के लिए, इसीलिए राजाओं ने क्या किया, देवपुत्र की उपाधि धारण कर ली। मृत राजाओं की मूर्तियां जो थी वो मंदिर में रखी जाती थी। जो मृत राजा थे उनकी मूर्तियां कहाँ रखी जाती थी, मंदिर में रखी जाती थी। और सातवाहन शासक जो ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं से कर मुक्त भूमि कर दी थी। जो सातवाहन के शासक थे तो उसने ब्राह्मण जो थे और बौद्ध भिक्षु थे उनसे कर नहीं लेते थे, भूमि पर कर मुक्त भूमि कर दी। उनको बिना कर दिए वे अब खेती बाड़ी कर सकते हैं। ये लिखा कहाँ है, तो नाना घाट का अभिलेख, उसमें इसका प्रमाण मिलता है कि भूमि पर प्रथम अभिलेखीय प्रमाण इसी का मिला है, नाना घाट अभिलेख का, कि सातवाहन के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं पर कर मुक्त कर दिया था, भूमि कर मुक्त कर दिया था। शक और पार्थियन जो संयुक्त शासन थे, जो क्या थे, संयुक्त शासन थे, दोनों एक समान शासन करते थे, शक और पार्थियन। कनिष्क ने द्वैध शासन लागू किया और सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। कनिष्क ने क्या किया, द्वैध शासन को लागू किया और अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। फिर मृदभांड भवन निर्माण और तकनीकी परिवर्तन भी किए। मृदभांड भवन निर्माण एवं तकनीकी परिवर्तन भी किए कनिष्क ने। शक कुषाण काल में भवन निर्माण की प्रगति करने लगे। शक क्या हो गया, कुषाण काल में भवन निर्माण में बढ़ोतरी करने लगे, प्रगति करने लगे, आगे बढ़ने लगे। पक्की ईंटों का प्रयोग करने लगे, ईंटों के कुएं बनाने लगे, फर्श बनाने लगे, टाइल्स फर्श या छत में लगवाने लगे। टाइल्स क्या थे, फर्श और छत में लगवाने लगे थे। कौन, शक कुषाण काल में। मृदभांड जो थे वो लाल रंग के थे। फुहारे टोटियां वाले पात्र भी बनवाने लगे। फिर शक कुषाणों ने पगड़ी, ट्यूनिक, कुर्ता पैजामा, भारी लंबे कोट, टोपी, बूट, ये सारी चीजें पहनते थे शक। फिर सामाजिक दशा देखो, सामाजिक दशा, जो ब्राह्मण थे तो प्रायः बंजर भूमि की दान ले लिए। जो ब्राह्मण थे तो ब्राह्मणों को बंजर भूमि को दान में दे दिया। जो क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे, शूद्र में शिल्प और वाणिज्य की उन्नति हुई। शूद्रों ने शिल्प और वाणिज्य की उन्नति की। और ये शूद्र क्या थे, ये कारीगर थे। शूद्र क्या थे, कारीगर थे, इसीलिए उन्होंने शिल्प
चित्रकार या शिल्प को आगे बढ़ाया और वाणिज्य को आगे बढ़ाया। फिर साहित्य में देखो, नाट्यशास्त्र जिसने भरत मुनि ने लिखा, नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखा। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी गई पुस्तक है। जो पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी तो उस पर टीका लिखा था पतंजलि ने महाभाष्य का। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाँ महाभाष्य के रचयिता कौन है या लेखक रचनाकार कौन है, तो पतंजलि हैं। और अष्टाध्यायी के पाणिनि हैं। तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी बुक थी तो उस पर टीका लिखा महाभाष्य, टीका लिखा गया महाभाष्य। किसने लिखा, तो पतंजलि ने लिखा। फिर गाथा सप्तशती, सातवाहक या सातवाहन शासक हाल ने इसको प्राकृत भाषा में लिखा। जो सातवाहन शासक थे हाल, तो उसने गाथा सप्तशती लिखा प्राकृत भाषा में। यह प्रथम मुक्तक काव्य खंड भी है, यह प्रथम मुक्तक काव्य का भी उदाहरण है, मुक्तक काव्य का उदाहरण है। फिर कामसूत्र, कामसूत्र को वात्स्यायन ने लिखा। मनुस्मृति जो 2 ईसा पूर्व से 2 AD के बीच में मनु ने लिखा। मनुस्मृति को सबसे बड़ी स्मृति मानी जाती है मनुस्मृति। इसको 2 ईसा पूर्व से 2 ईस्वी के बीच में लिखा। ईसा मसीह के 2 साल पहले और ईसा मसीह के 2 साल के बाद मनु ने। बुद्धचरित, बुद्धचरित के रचयिता अश्वघोष हैं और सौंदरानंद के रचयिता भी अश्वघोष हैं। बुद्ध के सौतेले भाई आनंद के ऊपर ये किताब लिखी। बुद्ध का जो सौतेला भाई था आनंद, उसके ऊपर सौंदरानंद लिखा। किसने, अश्वघोष ने। और बुद्धचरित, बुद्धचरित को जिसमें बुद्ध की जीवनी बताई गई है, जीवन परिचय पूरा विवरण दिया गया, उसको बुद्धचरित लिखा अश्वघोष ने। स्वप्न वासदत्ता, इसको भास ने लिखा। वात्स्यराज उदयन या वासदत्ता जो एक प्रेम कथा है, स्वप्न वासदत्ता, उसको वत्सराज उदयन और वासदत्ता ने लिखा, जो क्या है, एक प्रेम कथा है। फिर ध्यान दें, भास को ही सर्वप्रथम संस्कृत में नाटक लिखने का श्रेय जाता है। भास को ही क्या जाता है, सर्वप्रथम संस्कृत में नाटक लिखने का श्रेय जाता है। फिर वृहत कथा को जो गुडायन ने लिखा। पैशाची प्राकृत, पैशाची प्राकृत, इसमें 1 लाख पदों का संग्रह है। गुडायन ने वृहत कथा कोश लिखा जो किस पर आधारित, पैशाची प्राकृत पर आधारित है। पैशाची प्राकृत जिसमें 1 लाख पदों का संग्रह है। फिर कातंत्र, कातंत्र जो संस्कृत व्याकरण पर आधारित सर्ववर्मन है, प्रसिद्ध बुक है सर्ववर्मन। तो जो संस्कृत पर आधारित है कातंत्र, ये संस्कृत पर आधारित व्याकरण बुक है कातंत्र। फिर आगे देखो, फिर आर्थिक दशा देखो। आर्थिक दशा भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल इसको कहा जाता है। कुषाण वंश को, मौर्योत्तर काल को, मौर्योत्तर काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। शिल्प और वाणिज्य भी इसमें शामिल थे, शिल्प और वाणिज्य भी इसमें शामिल थे। सिक्के, बंदरगाह भी शामिल थे। भूमिदान जो सातवाहनों और कुषाणों ने प्रस्तुत किया। सबसे पहले सातवाहन ने प्रस्तुत किया भूमिदान को, फिर उसके बाद कुषाणों ने उसको बढ़ाया। फिर अक्षय निधि प्रणाली, जिसका क्षय न हो, अक्षय निधि प्रणाली जिसका, इसका अर्थ होता है जिसका क्षय न हो, जिसे मूलधन और भू राजस्व का स्थायी दान, इसका कभी क्षय नहीं होता है, ये कभी हटता नहीं है, न गिरता है न मरता है।
तो मूलधन जो होता है और जो भूमि राजस्व का स्थायी दान होता है वो अक्षय निधि प्रणाली होता है। फिर निवर्तन जो 1.5 एकड़ कुल्यवाप करीस भूमि माप की इकाई थी। क्या थी? भूमि माप की इकाई थी। निवर्तन जो 1.5 लाख भूमि थी और कुल्यवाप या करीस ये भूमि माप की इकाई थी। प्रति भूमि पर खिल अपराहत भूमि छिद्र न्याय या अविन स्त्रध न्याय ये होती थी प्रति भूमि पर। प्रेत या खिल या भूमि अछिद्र न्याय या अविनरंध न्याय ये सारी चीजें इस पर होती थी, स्त्रध न्याय। फिर दीर्घ निकाय देखो, दीर्घ निकाय जो 24 प्रकार के व्यवसाय किए जाते थे उसको दीर्घ निकाय कहते थे। दीर्घ निकाय महावस्तु 36 प्रकार के जिसमें व्यवसाय किए जाते थे उसको महावस्तु कहते थे। मिलिंद पन्नों ने 75 प्रकार के व्यवसाय का वर्णन किया है। मिलिंद पन्नों में 75 प्रकार के व्यवसायों का वर्णन मिलता है। सोना, चांदी, शीशा, टिन, पीतल, लोहा, तांबा, रत्न आदि ये 9 शिल्प थे। ये 9 क्या थे? शिल्प थे। फिर करीमनगर और नालकोंडा ये हथियारों के अलावा और तराजू की डंडी, मूठे वाले फावड़े, कुल्हाड़ियाँ, हंसिया, फाल, उस तरह ये चीज़ें बनाते थे। करीमनगर और नालकोंडा में ये हथियारों के अतिरिक्त ये सारी चीज़ें तराजू की डंडी बनाते थे, मूठ वाले फावड़े बनाते थे, कुल्हाड़ियाँ बनाते थे, हंसिया बनाते थे। ये सारी चीज़ें होती थी करीमनगर और नालकोंडा में। कपड़ा बनाने, रेशम बुनने और वस्त्रों का निर्माण भी होता था। मथुरा के सटक में वस्त्र उद्योग का केंद्र था। मथुरा के सटक जिले में वस्त्र उद्योग का केंद्र था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में ईंटों का बना या उरेयूर में रंगाई का हौज और अरेकमेडू में रंगाई का हौज ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। देखो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में, उरेयूर में, अरेकमेडू में ये ईंटों का बना और रंगाई हौज मिला है और यहीं से कपड़ा का व्यवसाय भी होता था। फिर देखो विदेशी व्यापार। रोम के लोग मुख्यतः मसालों का आयात निर्यात करते थे। रोम के लोग क्या करते थे? मसालों का आयात करते थे। मखमल, मोती, रत्न और मणिक भी आयात करते थे। लोहे की वस्तुएं, बर्तन, हाथी दांत ये सारी चीजें आयात करते थे विदेशी व्यापार में विदेशी लोग। फिर भारत में क्या देते थे? निर्यात क्या करते थे? तो शराब की दोहते कलय और मिट्टी के अन्य प्रकार के पात्र भेजते थे। और ये देखो आयात क्या करते थे? तो मसालों का आयात करते थे, मखमल, मोती, रत्न और मणिक का आयात करते थे। लोहे की वस्तुएं, बर्तन, हाथी दांत ये सारी चीज़ें आयात करते थे। और निर्यात क्या करते थे? तो शराब के दोहते कलय, मिट्टी के अन्य प्रकार के पात्र ये सारी चीज़ें निर्यात करते थे। फिर रोम भारतीय गोल मिर्च जो थी वो प्रिय थी भारतीयों की, तो यवन प्रिय भी इसको कहते हैं। और प्लिनी ने कहा कि रोम का स्वर्ण भंडार लूटना है। रोम का स्वर्ण भंडार क्या है? लूटना है। प्लिनी ने कहा कि रोम का स्वर्ण भंडार क्या है? लूटना है। और रोम ने
जो गोल मिर्च थी उसको भारतीयों को बताया और भारतीय लोग उसको बहुत पसंद करते थे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाएगा गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के बारे में हम सारी चीज़ें सीखेंगे। गुप्त साम्राज्य में कितने राजा हुए हैं उनको हम सीखेंगे और उनके गुप्त साम्राज्य में कौन कौन कभी रहते थे, उन सारी चीज़ों को हम सीखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं वो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सकें। देखो, शेयर करोगे तो दूसरों को भी लाभ मिलेगा और उससे भी बताओगे कि हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ आप नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स भी बना सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। नोट्स बनाओगे जिस तरह पढ़ाते हैं इसी तरह आप भी। देखो, नोट्स बनाने का मतलब ये है कि आप एक बार लिखोगे फिर एक बार वीडियो देखोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि नोट्स बना के पढ़ा करो तो जल्दी समझ में आता है। थैंक यू सो मच।